अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नई वीडियो लेक्चर सीरीज़ ऑन मिडीवल पीरियड इन इंडिया। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ some of the students from class 7th, I have started this lecture series so that it will help students of class 7th to understand the basic concepts of history as well as to understand the major changes and developments that occurred in India during medieval period. अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो लेक्चर ऑन मिडीवल पीरियड इन इंडिया। दिस इज़ द पीरियड रफली फ्रॉम 700 CE टू 1700 CE। तो दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे नए नए वीडियो लेक्चर्स के बारे में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी भी मिले। आपके सामने जो पेंटिंग है ये मिडीवल पीरियड की है, स्पेशली फ्रॉम वी कैन से मुगल एंड सल्तनत पीरियड। दीज पेंटिंग्स रिफ्लेक्ट सर्टन developments and changes that occurred in India. You can see here that there are kings, there are the activities of common life, there are the warfare activities, there are processions as well. So these paintings tell us number of things about medieval period. जैसे ही जहन में आता है medieval period स्पेशली इन इंडिया, तो हम समझते हैं मुगल्स के बारे में। हम यूजुअली मुगल्स को रेफर करते हैं जिनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगज़ेब या बाकी जो रूलर्स थे मुगल डायनास्टी के, उनकी ही हिस्ट्री समझते हैं। कभी कभार तो जहन में आता है दैट दीज पीपल वर रूलिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन्जॉयमेंट। कभी कभार तो ये भी लगता है दिस वॉज द पीरियड ऑफ किंग्स एंड क्वींस एंड देयर मैरिजेस एंड व्हाट वी कॉल द बर्थडेज एंड ऑल दैट। लेकिन ऐसा नहीं है। जो मिडीवल पीरियड इंडिया की हिस्ट्री का है, it is full of new changes and developments. It is full of what we can say facts that help us to understand the life of common people when they were ruled by the kings and queens. Let's try to understand all these facts in this video lecture series. Hope you will enjoy this video series. आपके सामने और एक पिक्चर है जिसमें कुछ बुक्स का नाम है कंप्रेहेंसिव हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया. First one is written by Salma Ahmad Farooqui, the famous historian. Second is written by Satish Chandra, the main historian of what we can say India. Third is written by R.S. Chaurasia. If you are interested, you can read these books to understand the major changes, developments, and all about medieval period in India. So the first question is, what is history? तो दोस्तों, एडवर्ड हेल्ड कार यानी E.H. कार, जो एक फेमस हिस्टोरियन है, वो अपनी बुक जिसका नाम ही है व्हाट इज़ हिस्ट्री, वो उसमें लिखते हैं रीड द हिस्टोरियन फर्स्ट बिफोर यू सेट आउट टू रीड द हिस्ट्री। अगर आप पहले हिस्ट्री समझना चाहते हैं, हिस्ट्री को जानना चाहते हैं, हिस्ट्री के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पहले हिस्टोरियन को देखिए, उसका बैकग्राउंड जानिए, वो क्या लिख रहा है, उसकी मेंटालिटी, उसके आइडियाज़, उसकी आइडियोलॉजी। उसके बाद आप स्टडी कीजिए उसकी लिखी हुई हिस्ट्री। तो पहली जो उसकी ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करती है दैट वी शुड फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट हिस्ट्री इज़, देन अबाउट हिस्टोरियन एंड देन अबाउट मेडिवल पीरियड और सम अदर पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री। तो जैसा मैंने कहा कि उनकी बुक का नाम भी है व्हाट इज़ हिस्ट्री, तो हम शुरू करते हैं इसी पहले क्वेश्चन के साथ। इन सिंपल वर्ड्स, इफ वी डिफाइन हिस्ट्री देन वी कैन से हिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, बट वी शुड नो दैट देयर इज नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की कोई परफेक्ट, कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है। हर एक हिस्टोरियन जिसको अथॉरिटी मिली है, जो लिखता है, जो हिस्ट्री को स्टडी करता है, जो रिसर्च करता है, जो स्कॉलर्स हैं, वो अपने अपने व्यू पॉइंट्स देते हैं और अपनी व्यू पॉइंट्स के हिसाब से हिस्ट्री को डिफ़ाइन करते हैं। क्योंकि ये
आप लोगों के लिए 7th स्टैंडर्ड के लिए। तो इसलिए हम डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं दैट इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। When we say scientific study, it means it is involving science to understand the history. Yeah, we can say science is very much involved in understanding the history. क्योंकि आज आपको पता है कि रिसर्च में बहुत सी चीज़ें यूज़ होती है, चाहे वो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज हों, चाहे वो कार्बन डेटिंग हो, या किसी तरह की भी जो साइंस आज हम यूज़ करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए, तो साइंस का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। इट मीन्स देयर इज़ लीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ फिक्शंस एंड मिथ्स इन हिस्ट्री, यानी झूठ या किसी तरह की कहानी अब हिस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। पहले तो थी बिल्कुल, लेकिन अब पूरी तरह से साइंस का इस्तेमाल करके हिस्ट्री को स्टडी किया जाता है। तब जाके ये जो हम तक बुक्स पहुंचती है, हम तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है, ये एक्यूरेट होती है ऑलमोस्ट। दो हर कोई हिस्टोरियन ऐसा नहीं करता, लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च स्कॉलर्स है वो मोस्टली साइंस का पूरा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक तो हमें समझ आ गया दैट हिस्ट्री इज साइंटिफिक बट स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। व्हेन वी से स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, सो इट मीन्स ह्यूमन बीइंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे सवाल है व्हाई ह्यूमन बीइंग। आखिर इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं। देयर आर एनिमल्स, देयर आर प्लांट्स, देयर आर बर्ड्स, देयर आर माउंटेन्स, देयर आर रिवर बॉडीज, देयर इज लैंड एंड ऑल अदर थिंग्स क्रिएटेड बाय द क्रिएटर इन दिस यूनिवर्स। तो फिर ह्यूमन बीइंग ही क्यों? एज यू नो, इट इज़ द ह्यूमन बीइंग हु राइट्स द हिस्ट्री। इट्स द ह्यूमन बीइंग हु स्टडीज इट। जानवरों में, पेड़ पौधों में, या परिंदों में, या किसी तरह के लिविंग या नॉन लिविंग थिंग में, इंसान को छोड़कर कोई भी हिस्ट्री ना लिखता है ना पढ़ता है। तो लिखने वाला भी ह्यूमन बीइंग, पढ़ने वाला भी ह्यूमन बीइंग, और जो इसका थीम है वो भी ह्यूमन बीइंग। दुनिया की हर चीज़, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो सिर्फ इंसान के लिए बनाई गई है। तो जब कभी भी हम इंसान को स्टडी करेंगे, उन सारी चीज़ों को हमें स्टडी करना होगा। इसका मतलब ये हुआ, व्हेन वी स्टडी हिस्ट्री, इट इन्वॉल्व्स ईच एंड एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विद ह्यूमन बीइंग। So, human nature, human being is very much important in history. So, why human past? Because human being is central to history. जो सेंट्रल थीम है, जो मेन ऑब्जेक्ट है, जो मेन आइकन है इस हिस्ट्री में, वो ह्यूमन बीइंग है। राइटर भी, रीडर भी, और थीम भी। दैट्स वाई वी से हिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट। सो a historian is a person who studies and writes about the past and is regarded as an authority on it. अब यहाँ पे सवाल है, हिस्टोरियन किसको कहेंगे? हिस्टोरियन वो पर्सन होता है जो स्टडीज़ करता है, जो रिसर्च करता है, जो लिखता है। पास्ट को स्टडी करने के बाद, बहुत सी चीज़ों को स्टडी करने के बाद, ह्यूमन नेचर को स्टडी करने के बाद, तो उसको एक अथॉरिटी मिलती है, एक सर्टिफिकेट मिलती है, एक डिग्री मिलती है, तब जाके उसको हम कहेंगे हिस्टोरियन। हालांकि कॉमन पीपल भी लिख सकते हैं, बट दैट कांट बी कॉल्ड एज अ परफेक्ट हिस्ट्री, क्योंकि उसमें रिसर्च नहीं होगा, उसमें उसके बेसिक एजम्पशंस होंगे, उसमें उसका बेसिक जो उसने खुद किया होगा, यानी खुद रिसर्च किया होगा, सोर्सेज की कमी होगी। तो एक परफेक्ट हिस्टोरियन हम उसी को बोलेंगे जिसको अथॉरिटी मिलती है, जो रिसर्च करता है डिफरेंट चीज़ों को और उसके बाद ही कुछ लिख देता है, और तब जाके वो हिस्ट्री बनती है। या सिंपल वर्ड्स में कहेंगे, ए पर्सन हु राइट्स एंड स्टडीज हिस्ट्री इज नोन एज हिस्टोरियन। हर वो पर्सन जो हिस्ट्री लिखता है या स्टडी करता है, दैट्स अ हिस्टोरियन। मैंने फिर से कहा, यहाँ पे रिसर्च की ज़रूरत है, यहाँ पे परफेक्शन की ज़रूरत है, यहाँ पे एक कंप्लीट हिस्ट्री की ज़रूरत है। सो इट मीन्स ए हिस्टोरियन मस्ट बी ऑलराउंडर। He should have knowledge of each and everything associated with the human being, whether it is science, whether it is other, what we can say, cultures, whether it is politics, and each and everything that is very much related to the human being. So historian is use variety of sources for the construction or reconstruction of history. अब ये हिस्टोरियन ऐसे ही नहीं लिखता है, उसके दिमाग में जो आया लिख दिया ना, वो इसके लिए बहुत से सोर्सेज स्टडी करता है ताकि वो एक कंस्ट्रक्ट या रिकंस्ट्रक्ट करे हिस्ट्री को। अब यहाँ पे सवाल है कंस्ट्रक्ट। जब एक नई हिस्ट्री लिखी जाती है फ्रॉम द बिगिनिंग, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। से फॉर एग्जांपल, कोई कंट्री, कोई स्टेट, कोई रीजन, कोई मोहल्ला, कोई गांव, कोई सिटी ऐसी है जिसके बारे में किसी ने आज तक कोई हिस्ट्री नहीं लिखी।
तो कोई पर्सन खड़ा हुआ, कोई पर्सन है जिसने रिसर्च करना शुरू किया, उसने इस सिटी या उस प्लेस के बारे में हिस्ट्री लिखनी शुरू कर दी। दिस इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये पहले से ही स्टार्ट हो गई है, यानी ये हिस्ट्री की बिगिनिंग है उस रीजन की, उस प्लेस की। लेकिन अगर किसी ने ऑलरेडी लिखी है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, या उसमें कुछ फॉल्ट्स आ रहे हैं, तो कोई और पर्सन खड़ा हो गया, उसने स्टडी किया और फिर से दोबारा उसी हिस्ट्री को लिखना शुरू किया, देन इट वुड बी कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो चाहे कंस्ट्रक्शन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, हिस्टोरियन इन सब चीज़ों के लिए बहुत से सोर्सेज का इस्तेमाल करता है। जैसे वो स्टडी करता है पुराने कुछ आर्टिकल्स जो लिखे गए हों, चाहे न्यूज़पेपर्स में हों, चाहे कहीं पे भी अवेलेबल हों, बायोग्राफीज़ को स्टडी करता है, मानोस्क्रिप्ट्स, कॉइन्स, टूल्स, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या क्रॉनिकल्स या जो फॉक टेल्स या किसी से ऑरल हिस्ट्री लेता है। इन सब चीज़ों को एक हिस्टोरियन स्टडी करता है, तब जाके एक परफेक्ट हिस्ट्री लिखी जाती है। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि कुछ सोर्स जैसा कोई चीज़ यूज़ कर रहा है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोर्स। नाउ हियर इज क्वेश्चन, व्हाट इज सोर्स? हर वो चीज़ जो हमें इंफॉर्मेशन दे फॉर द कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री, दिस इज कॉल्ड सोर्स। So anything that gives us information to construct or reconstruct the history, it is known as source. जैसे टूल्स को स्टडी करना, जैसे क्वाइन्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, मोनोमेंट्स, मोनोस्क्रिप्ट्स, या इसके अलावा जो ब्यूरियल साइट्स होती है, या क्रॉनिकल्स होते हैं, या बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़ होती है, या पुरानी हिस्ट्रीज़ होती है, या ट्रैवल अकाउंट्स होते हैं, या ऑरल स्टोरीज़ होती है, इन सब को हिस्टोरियन यूज़ करता है एक परफेक्ट हिस्ट्री लिखने के लिए। अब हिस्ट्री लिखने के बाद वो क्या करता है, इस हिस्ट्री को क्लासिफाई करता है, पीरियडाइज करता है। व्हेन वी से पीरियडाइजेशन या क्लासिफिकेशन, इट मीन्स डिवीजन ऑफ हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन। ये क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज classification helps us to understand the major developments and changes that occurred in different periods of time. हर उस चीज को स्टडी किया जा सकता है टाइम के हिसाब से जो हुई है। अगर हम हिस्ट्री को एक बल्क बना के रखें, यानी बिगिनिंग से लेकर आज तक कोई पीरियडाइजेशन नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कब चेंज आई, किस पीरियड में चेंज आई, कब से कौन सी इन्वेशन हुई, कब कौन सी डिस्कवरीज हो गई, किस रूलर ने कब रूल किया, कितने पीरियड तक रूल किया, किस डायनास्टी ने रूल किया, किस तरह से वो ख़त्म हो गया। तो ये अंडरस्टैंड करना इतना आसान नहीं होता है। तो इस चीज़ को सिंपल बनाने के लिए हिस्टोरियंस हिस्ट्री को जनरली क्लासिफाई करते हैं, पीरियडाइज करते हैं, डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक टेक्स्ट बुक को चैप्टर्स में डिवाइड किया जाता है। तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री को क्लास किया जाता है जनरली 3 पीरियड्स में, जिनमें सबसे पहला पीरियड कहलाता है एंशिएंट पीरियड, जो स्टोन एज से लेकर 7th सेंचुरी सीई तक रफली है। रफली व्हेन वी से, इट मीन्स देयर इज नो फिक्स्ड पीरियड, ये चेंज भी हो सकता है। कोई नया हिस्टोरियन कल आकर इसको चैलेंज कर सकता है और डेवलपमेंट और चेंज के बिना पर इसको डेट चेंज कर सकता है, 700 को 800 बना सकता है, 600 बना सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिसर्च। Though most of the scholars, historians of the period have classified this history according to this classification, or we can say the most of the accepted classification is given here. दूसरा पीरियड हम कहते हैं मिडिवल पीरियड। तो जहाँ पे मिडिवल पीरियड स्टार्ट होता है, या जहाँ पे एंशिएंट पीरियड ख़त्म होता है, वहाँ से मिडिवल पीरियड स्टार्ट होता है 700 सीई से लेकर 1700 सीई तक। फिर तीसरा पीरियड कहलाता है मॉडर्न पीरियड, जो 1700 से लेकर आज तक की हिस्ट्री को कवर कर लेता है। सो the historians of India, or we can say the historians, have classified Indian history into 3 periods. That's ancient period and old period, medieval period and middle period, and modern period and recent period. लेकिन this division is not fixed and can be modified according to the changes. History is divided to understand the changes and developments in political, economic, सोशल एंड कल्चरल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। मैंने पहले भी कहा, ये डिवीजन सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम हर पीरियड की चेंज और डेवलपमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकें। आखिर हिस्ट्री है ही क्या? इट इज़ बेसिकली द अंडरस्टैंडिंग द स्टडी ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट्स। देखिए फिर से एक बार डेफिनेशन चेंज हो गई। हमने कहा था साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट, वो एक डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन इट्स द स्टडी ऑफ changes and developments that occurred in different periods of time.
तो इसीलिए मैंने कहा था देयर इज नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री. Now there's a flow chart. You can see here the Indian history has been classified into different periods of time. The ancient period from Stone Age to 7th century, medieval period 8th to 18th century, modern period from 18th century to present period. Yeah, we can say present. Medieval period, as it is our main topic in this lecture series, it is further classified into two periods, or we can say two groups or two classes. One period is called early medieval period. So it is traced from 8th century to 13th century. Second is called a late medieval period, and it is traced from 13th century to 18th century. Collectively this is called a medieval period. यानी 8th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक का जो पीरियड है दिस इज कॉल्ड मीडिवल पीरियड. लेकिन इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स के लिए दो पीरियड्स में, अर्ली मीडिवल पीरियड एंड लेट मीडिवल पीरियड. अर्ली मीडिवल पीरियड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट किंगडम्स जो हिंदुस्तान के डिफरेंट पॉकेट्स में इमर्ज हो गई और फिर उनका डिक्लाइन. जैसे नॉर्थ इंडिया में राजपूत थे, पालास थे, प्रतिहारस थे, सेनास थे. डेक्कन की बात करें तो वहाँ पे चालुक्यास थे, राष्ट्रकूटास थे. साउथ इंडिया की बात करें तो पंड्यास थे, चोलास थे. इसी तरह से लेट मिडिवल पीरियड की बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स जो नॉर्थ इंडिया में थी उनमें दिल्ली सल्तनत थी, मुगल्स थे, चौहानस थे. डेक्कन की बात करें तो विजयनगरा एक बड़ी सी एम्पायर इमर्ज हो गई. साउथ इंडिया की बात करें तो पांडवास, पालावास थे. तो ये सारी डायनास्टीज किंगडम्स इमर्ज हो गई ज्यूरिंग मिडिवल पीरियड और इनमें बहुत सी जो किंगडम्स थी वो एक्सटिंक्ट हो गई, ख़त्म हो गई. उनको इनेक्स किया पहले मुस्लिम रूलर्स ने, बाद में ब्रिटिशर्स ने. तो इन सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह इस लेक्चर सीरीज में. होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो सीरीज. नाउ मिडिवल पीरियड ऑफ इंडिया. तो शुरू करते हैं, ये मिडिवल पीरियड है क्या. The term medieval has been derived from the Latin words medius and avium, which means middle age. तो ये लैटिन वर्ड से लिए गए हैं जिनमें एक वर्ड है मीडियस और दूसरा है एवियम, जिनका मतलब होता है मिडल एज. क्योंकि ये मिडल में आती है एंशियंट और मॉडर्न के बीच में, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मिडल एज. लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट समझना ज़रूरी है. हम मिडिवल पीरियड को मिडल एज नहीं कह सकते हैं. इसका रीज़न ये है कि जो यूरोपियंस थे, यानी जो वेस्टर्न पीपल है जो यूरोप में रहते हैं, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, ऑल दैट, जो उनकी मिडिवल हिस्ट्री थी वो उसको कहते थे मिडल एज. क्योंकि उस पीरियड में यूरोप में रूल सबसे ज़्यादा जो हम कहेंगे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की दैट वाज फ्रॉम मुस्लिम्स. यानी मिडिवल पीरियड में पूरी दुनिया में सबसे बड़ी अंपायर्स मुसलमानों ने बनाई. इस वजह से जो अपनी अंपायर्स थी यूरोपियंस की वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हुई, उनके रास्ते बंद हुए. तो उनकी लाइफ में हम कहेंगे डार्कनेस जैसी आ गई. फॉर मुस्लिम्स इट वाज ग्लोरियस पीरियड, बट फॉर यूरोपियंस इट वाज डार्केस्ट पीरियड. इसलिए जब भी कभी वो हिस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं तो वो मिडिवल पीरियड को मिडल एज कहते हैं, यानी डार्क एज कहते हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में वो उनके लिए डार्क पीरियड था. उनकी अंपायर श्रिंक हो गई, वो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाए, वो रिस्ट्रिक्टेड रह गए अपनी किंगडम्स में. तो उस टाइम पे कोई ख़ास डेवलपमेंट भी नहीं देखने को मिली, क्योंकि यहाँ से मुसलमानों की अंपायर्स बड़ी बड़ी अंपायर्स बनी, जिनमें ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ी थी, मुग़ल एम्पायर हिंदुस्तान में बहुत बड़ी थी, या जो सफ़ावाइड एम्पायर थी ईरान में वो बहुत बड़ी थी. तो इस तरह की बड़ी बड़ी मंगोल्स की एम्पायर बाद में इमर्ज हो गई. सो ऑल दीज एम्पायर्स restricted the movement, activities and the development of European world. That's why they have described medieval period as middle age. तो हिंदुस्तान में ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, या एशिया में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एशिया में उस पीरियड में मुसलमानों ने रूल तो ज़रूर किया, तो उनकी अंपायर्स फ्लोरिश हो रही थी, डेवलपमेंट्स हो रही थी, चेंज आ रही थी. जो पहले इंडिया ने नहीं देखा था वो चेंज देखने को मिली.
मिडिवल पीरियड का आर्किटेक्चर देखिए, मिडिवल पीरियड में जो इन्वेंशंस हुई वो आप देख लीजिए, मिडिवल पीरियड में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हो रही थी वो आप देख लीजिए। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करने के बाद पता चलेगा दिस वाज नॉट अ डार्क एज, दिस वाज नॉट अ मिडल एज, इट वाज अ मिडिवल पीरियड। एनीवेज, तो मोस्ट ऑफ द हिस्ट्रीज हैव बीन रिटन बाय यूरोपियंस, दैट्स व्हाई दे हैव यूज्ड द टर्म मिडल एज। So it is that period of Indian history which follows between ancient and modern period. तो जैसे मैंने पहले भी कहा, एंशंट और मॉडर्न के बीच में ये पीरियड पड़ता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मिडिवल और मिडल पीरियड। सो मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एक्सटेंड्स रफली फ्रॉम 700 सीई अप टू दी 1700 सीई। इस पीरियड को मैंने पहले भी कहा, ये रफली ट्रेस होता है 700 यानी 8th सेंचुरी अप टू 1700 यानी 18th सेंचुरी तक। तो 700 सीई के आसपास जो हिंदुस्तान का ग्रेट रूलर समझा जाता है एंशंट पीरियड का, दैट वाज हर्षवर्धना। उसकी डेथ के बाद नॉर्थ एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गई, उसकी एम्पायर ख़त्म हो गई, छोटी छोटी किंगडम्स बनने लगी और इस तरह से जो बड़ी एम्पायर पहले हुआ करती थी अब वो ख़त्म हो गई। तो उसकी डेथ के बाद ये मिडिवल पीरियड स्टार्ट माना जाता है और इसको ट्रेस किया जाता है अप टू द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर भी बनी, एक टाइम पे एशिया की 4 बड़ी एम्पायर्स में से एक थी। तो जब तक वो मुगल एम्पायर थी तब तक ये मिडिवल पीरियड समझा जाता है। बाद में ब्रिटिशर्स का पीरियड आ गया, दैट्स कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियड। उस बारे में आगे चलकर ज़रूर बात करेंगे। सो मिडिवल पीरियड को मैंने पहले भी कहा, इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू अर्ली मिडिवल पीरियड एंड लेट मिडिवल पीरियड। You can see here, this is the picture of Harshavardhana, this is the painting, and on the right side you can see the map of Harsha's empire. जो आपके सामने पिंक कलर से ये मैप के पोर्शंस नज़र आते हैं, दिस इज़ द हर्षाज एम्पायर, दिस वाज द हर्षाज एम्पायर। और उसकी जो इम्पोर्टेंट कैपिटल सिटी थी दैट वाज कनूज, और यही कनूज बाद में बहुत इम्पोर्टेंट बनी बाकी रूलिंग डायनास्टीज़ के लिए। उस बारे में आगे चलकर बात करेंगे ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए हर्षा की कितनी बड़ी एम्पायर थी, जो नॉर्थ में भी थी, ईस्ट में भी थी और वेस्ट में भी थी। साउथ इंडिया उसके कंट्रोल में नहीं था, और जो वेस्टर्न पार्ट है मोस्टली, जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है वो भी उसकी अंपायर से बाहर था। फिर भी समझा जाता है हर्षा की अंपायर काफ़ी बड़ी थी। तो ये इसी के साथ ही समझा जाता है एंशिएंट पीरियड भी ख़त्म हो गया। दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रैंड मुगल्स। व्हेन वी से ग्रैंड मुगल्स, इट मीन्स द पावरफुल रूलर्स ऑफ मुगल एम्पायर। तो जितने भी पावरफुल रूलर्स पहले पहले के थे, जैसे बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगज़ेब था, दीज आर कॉल्ड ग्रैंड मुगल्स, दीज आर कॉल्ड ग्रेट मुगल्स, क्योंकि उन्होंने एम्पायर को बिल्ड किया, उन्होंने एम्पायर को एक्सटेंड किया, उन्होंने एम्पायर को बड़ी बनाया। लेकिन उनके बाद जो एम्पायर डिक्लाइन होने लगी, दे आर कॉल्ड लेटर मुगल्स। तो जो वीक सक्सेसर्स थे इनके, दे आर कॉल्ड लेटर मुगल्स। तो अर्ली मिडिवल पीरियड की बात करेंगे 700 सीई से लेकर 1200 सीई तक। दिस पीरियड saw the rise of powerful regional kingdoms or dynasties such as the Palas, the Pratihars, the Cholas and the Rajputs. तो जो अर्ली मिडिवल पीरियड है हिंदुस्तान का, इस पीरियड में कुछ नई किंगडम्स इमर्ज हो गई। जहाँ एक तरफ से हर्षा की अंपायर डिक्लाइन हो गई, वहीं दूसरी तरफ से उसी अंपायर के टुकड़े टुकड़े नई किंगडम्स बनने लगे, और वहाँ पे नए रूलर्स ने अपनी डायनास्टीज़, अपनी किंगडम्स बनाई, जिनमें पालास भी थे, प्रतिहारस थे या गुजर प्रतिहारस थे, चोलास थे, राजपूत्स थे। इन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी किंगडम्स एस्टैब्लिश की। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, दे वर फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द सुप्रीमेसी। यानी वो हर कोई चाहता था, पालास, राजपूत, प्रतिहार, चोला, सब चाहते थे हमारी एम्पायर बड़ी हो। इस वजह से आपस में लड़ते रहे। शायद यही रीज़न था कि जो फॉरेन से कॉन्करर्स आए, जैसे मुगल्स आए, या उससे पहले सुल्तान्स आए, या उससे पहले महमूद गजनी आया, तो उन्होंने इनको ईजिली डिफीट किया, क्योंकि आपस में दुश्मनी निभा रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, इसलिए यूनाइट नहीं हो पाए। दैट्स वाई फॉरेन रूलर्स ने इनको ईजिली डिफीट किया एक एक करके, और इस तरह से ये अम्पायर्स बाद में ख़त्म हो गई। लेट मिडिवल पीरियड की बात करें 1200 सीई से लेकर 1700 सीई तक, तो दिस पीरियड इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय द रूल ऑफ फॉरेन पावर सच एज टर्किस, अफगान्स एंड द मुगल्स। मैंने पहले भी कहा कि ये जो किंगडम्स बनी हर्षा की एम्पायर के बाद, उसकी डिसइंटीग्रेशन के बाद, डिक्लाइन के बाद, टुकड़े टुकड़े होने के बाद, इनको ईजिली डिफीट किया फॉरेनर्स ने।
ताकि वो यहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश करें। पहले महमूद अब गजनी ने इनका पावर क्रश किया, फिर मोहम्मद गोरी ने इनको डिफीट किया और अपनी अम्पायर यानी सल्तनत बनाई, फिर यानी जिनको हम टर्कस कहते हैं। फिर उसके बाद अफगान्स ने भी अपना रोल प्ले किया, फिर मुगल्स ने बहुत बड़ी अम्पायर बनाई। तो इस तरह से फॉरेनर्स एंटर हो गए हिंदुस्तान में और उन्होंने अपनी एम्पायर्स बनाई। और सेम जो हम डिस्कस करें, इट हैपेंड इन medieval period. You can see here two maps, Asia in 8th century AD और दूसरा India in 1050 AD. You can see here कौन कौन से थे यहाँ पे जिनको राजपूत हम कहते हैं। तो जो लाइंस में दी गई है यहाँ पे देख सकते हैं राजपूत, जिनमें चौहान है, गढ़वाल है, परमार है, तोमार है, प्रतिहार है, सोलंकी है, चंडेला है, ये सब के सब राजपूत से। इसी तरह से यहाँ पे चालुक्यास थे, सेनास थे, चोलास थे, जिन्होंने अपनी अपनी एम्पायर्स बनाई। फिर से एक बार दिल्ली सल्तनत की पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी थी दिल्ली सल्तनत, जिसकी फाउंडेशन रखी थी मोहम्मद गोरी ने, उसके जनरल ने, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। बाद में हम डिस्कस करेंगे ये सेपरेटली दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो यू कैन सी हियर दिस मैप शोज अस इंडिया रूल्ड बाय फॉरेनर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन किया आज के लेक्चर का। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो सीरीज़। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो अपने कमेंट्स में ज़रूर उनको दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, अगले वीडियोज़ में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।